हाय विनेश। हेलो। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, आप बताओ। बिल्कुल बढ़िया। अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है, बेटर है पहले से। हाँ, वहां पे तो ठंड भी काफी है ना उसकी वजह से। और थोड़ा सा हाँ जी, हाँ जी, आजकल हाँ फ्लू जी। भी है। कोविड भी जी चल रहा है ठीक। ना, तो पता नहीं होता क्या हो रहा है अभी। बहुत। हाँ यही तो है, थोड़ा मैं ध्यान रखना, है ना। एंड थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकाला इस थैंक यू। एक थैंक यू। अच्छे इनिशिएटिव के लिए। जी। और आजकल क्या चल रहा है? आजकल आप घर पे हैं? हाँ जी, घर पे ही हैं, घर पे ही ट्रेनिंग करें अभी। बस हम्म। कंपटीशन स्टार्ट होने ही वाले हैं। अच्छा। तो सबसे पहला कौन सा है अभी? अभी रैंकिंग कंपटीशन है हमारे। फेब में स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके वाह। बाद तो बैक टू बैक कंपटीशन है, तो अब रेडी है, तो इस साल एक्साइटेड है। मेजर टूर्नामेंट्स भी आ रहे हैं काफी, है ना। आई थिंक मतलब सीनियर लेवल पे आने के बाद में हर साल मेजर आते ही रहते हैं, हर कंपटीशन मेजर होता है, हर एक हम्म। कंपटीशन इम्पोर्टेंट होता है, ये लगा लो। तो हाँ, ऑब्वियसली मतलब कोई ज्यादा सीरियस लेते हैं किसी को हम कि चलो ठीक है कि ये, इसलिए मतलब वो प्रेशर तो रहता ही है कंपटीशन का, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। उसी के साथ सबसे पहले मैं आपको बहुत बधाई देना चाहूंगी। आपका इतना एक लंबा और डेकोरेटेड स्पोर्टिंग करियर रहा है। आपने 2 बार हमारे देश के लिए कॉमनवेल्थ गोल्ड जीता है, एशियन मेडल जीते हैं, है ना, एशियन चैंपियनशिप में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, और कितना हम बोले उतना ही कम है। बट सबसे ज्यादा उससे इम्पोर्टेंट क्या है ना विनेश, कि एक बार कोई मेडल तुक्के से ले सकता है, 2 बार ले सकता है ना। लेकिन जब हम अपने देश के लिए बार बार इतने लंबे टाइम तक मेडल्स लेते हैं, और मेडल्स ही नहीं लेते, जब हम अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल। एक वो बहुत बड़ी जर्नी होती है। और बाहर से देखने को लोगों को लग सकता है कि आसान है ना, बस जाओ खेलो, अच्छा क्यों नहीं खेल रहे हैं, अच्छा, है ना। बट हमें पता है खिलाड़ी कितने अप्स एंड डाउन से जूझता है ना। जब भी हम जी। मैच पे उतरते हैं, हर मैच सेशन पे, हर कंपटीशन में कितना इंजरी का खतरा रहता है, कितना एडिशनल प्रेशर आता है, ठीक है। और बिल्कुल इस भी। सब के बावजूद आपने एक अपना इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रखी है। आप हर डाउनफॉल के साथ इतने अच्छी और बेहतरीन तरीके से ऊपर उभर के आते हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो उस चीज के लिए। बिकॉज थैंक हम यू। लोग ना इतना क्रेडिट नहीं दे पाते हैं जितना एक खिलाड़ी डिजर्व करता है। क्योंकि हम सिर्फ जब जीतते हैं हम तब सिर्फ तालियां बजाते हैं, बट शायद से ना उसका हर एक जो ट्रेनिंग सेशन के लिए वो जा रहा है, वो भी एक बहुत बड़ी जंग होती है कई दिनों में। तो वो पूरा प्रोसेस समझना, है ना। और जब भी डाउनफॉल के बाद ऊपर उठना, आप इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? अ, मतलब मेरे को ऐसा लगता है ना कि जैसे वही आपने बोला कि हर ट्रेनिंग सेशन एक जंग जैसा होता है, वही होता है कि और ट्रेनिंग में भी ऐसा नहीं है कि डेली हम 100% ट्रेनिंग कर पाते हैं। कभी कभी हमारा ट्रेनिंग बिल्कुल बेकार जाता है। इतना फ्रस्ट्रेशन होता है माइंड को, बॉडी को, कि हम जो चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा है। कई बार कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बनता आपका बॉडी का और माइंड का, बट फिर भी हम लगे रहते हैं। सेम जैसे कंपटीशन में हम हार जाते हैं, उसके बाद भी हम कि नहीं, फिर से लगे रहना। तो वो आई थिंक मुझे लगता है कि जो ट्रेनिंग करते हैं ना, उससे वो ज्यादा आता है। क्योंकि हम बिल्कुल। उधर गिव अप नहीं करते तो उधर भी गिव अप करने का मन नहीं करता। तो उधर हम्म। मतलब वो टफनेस, मुझे लगता है वो जो हम ट्रेनिंग करते हैं ना, उधर से वो टफनेस आती है, उधर से ही वो जुनून और वो जज्बा आता है कि हाँ भाई रुकना नहीं है, या हार गए तो चलो ठीक है। हाँ, वही ना, जैसे ट्रेनिंग सेशन अगर हमारा खराब जाता है तो कि गुस्सा आता है उस दिन, ये लगा लो खाना भी अच्छा नहीं लगता कि आज पता नहीं जो चाह रहे थे वो हो नहीं पाया, क्यों नहीं हो पाया। सेल्फ हम्म। डाउट भी होता है कि क्या मैं कर पाऊंगी ये टेक्निक, या नहीं हो पाएगा ऐसे करके। बट हम्म। फिर वही है कि वो नेक्स्ट डे वही टेक्निक, सेम टेक्निक को मगर मैं करूँ तो वो बहुत अच्छे से हो जाता है। तो हम्म। सेम कंपटीशन में भी हार जाते हैं तो एक दिन बैड होता है, बट अगर नेक्स्ट कंपटीशन खेलेंगे तो शायद वो सेम ही कंपटीटर के साथ में हम सेम अदर प्लेस पे हम वोन कर जाते हैं। तो बिल्कुल एब्सोल्युटली। और जैसे आपने बोला, क्योंकि हम लोग अपने स्पोर्ट्स से, अपने गेम से इतना जुड़ जाते हैं। आई थिंक आपने कब शुरू किया था रेसलिंग खेलना? मैं 6 साल की थी। वाह, ऑलमोस्ट 20-21 साल हो गए आपको खेलते हुए, है ना। हाँ तो जी, मुझे हाँ लगता है जी, हाँ कहीं ना जी। कहीं हमारी एक पहचान, अब मेरे को लगता है हम रेसलिंग के बिना एक दिन भी अधूरा लगता है ना। मतलब दिमाग में चले ना क्या रेसलिंग अपना स्पोर्ट्स। हाँ जी। पता नहीं मुझे, मतलब हर एथलीट के साथ ऐसा होता है, बट मेरे साथ तो मोस्टली होता है। अगर ट्रेनिंग कंटिन्यूसली चल रही है तो ऐसा मन करता है कि अरे यार रेस्ट दे दो थोड़ा सा। और अगर 2 दिन रेस्ट दे दिया ना तो थर्ड डे तो ऐसे होता है कि भाई ट्रेनिंग करवा लो, बोर हो गए, जिंदगी खत्म हो गई है। मैं कुछ तो समझ करने को सकती हूँ। दे दो।
ये बहुत, क्योंकि मैंने नेशनल लेवल्स तक बैडमिंटन खेला है और मेरे फैमिली में मतलब सारे और लगभग स्पोर्ट्स में रहे हैं, तो मैं बहुत करीबी से ना स्पोर्ट्स प्लेयर्स को बचपन से देखा है। तो उसमें क्या होता है, आप जब, क्योंकि कभी कभी इतना बॉडी ओवरलोड हो जाती है, मेंटल फटीग हो जाती है, तो आपको लगता है ब्रेक चाहिए, जैसे आपने बोला। लेकिन वो ब्रेक एक दिन अच्छी लगती है, अगले दिन ना ऐसा खिंचाव आता है ना आपको ग्राउंड की तरफ कि मुझे वापस ग्राउंड में जाना है, मुझे वापस परफॉर्म करना है ना। उसके बिना जिंदगी और कुछ बिल्कुल ही अधूरी लगती है। मुझे लगता है ना, अगर आपको ऐसे लगता है ना कि आप मेंटली फ्रस्ट्रेट हो गए हो, या आपको ब्रेक लेना चाहिए, तो ले लेना चाहिए ना उस टाइम पे। क्योंकि अगर सेम लेवल पे आप चलते रहोगे ना, फ्रस्ट्रेशन के साथ में ट्रेनिंग चला, तो वो ग्रोथ नहीं होता है। मुझे लगता है एज ए एथलीट, एज ए पर्सन, तो वो 2 दिन का ब्रेक बेटर होता है ऊपर जाने के लिए। तो वो ब्रेक लेके मेंटली अपने आप को रेडी करके अगर 2 दिन बाद जाओगे ना, वो हंगर डबल होता है। लोग ऐसा मानते हैं, मतलब बहुत सारे एथलीट भी मानते होंगे, मुझे नहीं पता, बट हाँ मेरा है ये। ब्रेक ले लिया, उसके बाद में हंगर वो बढ़ जाता है। और जो चीज दो बिल्कुल। दिन पहले परफेक्ट नहीं हो रही थी, वो रेस्ट के बाद में जब मैं जाती हूँ फ्रेश माइंड के साथ में, वो परफेक्ट भी होती है। और वो ट्रेनिंग करने का मजा भी आता है दोबारा से। आई थिंक आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे पुट किया है, जो हम भी एज साइकोलॉजिस्ट एथलीट्स को बोलते हैं, अपने बॉडी की सुननी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि जब आपने बिल्कुल बोला वो ब्रेक ले लेनी चाहिए, अगर हम ब्रेक नहीं लेते, हमें लगता है नहीं नहीं मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं पुश कर लूंगी, वो इस टाइम पे ही ना हमें इंजरीज भी आते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी ना अभी फटीग जोन में है। वो बोल रहा है कि ब्रेक लो। बिल्कुल। 1 दिन 2 दिन ब्रेक लिया, वो बिल्कुल रिवाइव हो, 100% नहीं होगा बट बहुत हद तक रिवाइव हो जाता है। अगर हम बिल्कुल यहीं पे अपने आप को पुश करते रहते हैं ना, तो वो माइनर इंजरी से लेके कुछ भी वो यहीं पे ही होती हैं, वो छोटी छोटी चीजें जो डेफिनेटली हो जाती हैं, डेफिनेटली। है ना। फिर वो हेट भी होने लगता है ना ट्रेनिंग से, कि भाई मतलब भागोगे आप उस चीज से, कर रहे हो जबरदस्ती, जैसे कोई आपको पुल कर रहा है ना बैल की तरह। वो अपने मन से नहीं होगा तो वो, और ऐसा सोचते हैं ना कि रेस्ट ले लिया तो अरे मेरे ओपोनेंट वर्क कर रहे हैं, अरे सब लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं। वो गिल्ट भी आता है एथलीट में कि सभी जी ट्रेनिंग कर रहे बिल्कुल। हैं और मैंने रेस्ट ले लिया। बट हम्म, वो हर एक का बॉडी अलग होता है, हर एक का रिएक्शन अलग होता है बॉडी के ऊपर, हर एक का माइंड अलग तरीके से वर्क करता है। तो वैसे ही मतलब ट्रेनिंग का लोड भी हर एक का बॉडी हर तरीके से, डिफरेंट तरीके से लेता है। तो वो सुनना जरूर चाहिए। बहुत अपने यहाँ जरूरी। सुनते नहीं है, ये प्रॉब्लम है बहुत हम्म, एथलीट में, कि पुश करते हैं, बिल्कुल टूटने तक पुश करते हम्म। हैं। बट वो थोड़ा सा चेंज अगर होगा तो हमारे एथलीट और बेटर कर सकते हैं, मतलब एज एथलीट। बट आई थिंक आप जैसे रोल मॉडल्स अगर ये चीजें अपफ्रंट होके बोल रहे हैं, है ना, इतने बड़े मुकाम पे पहुंचने के बाद आप ये अगर संदेश दे रहे हैं कि आप अपनी शरीर को सुनो, है ना। आप इसलिए स्ट्रांग नहीं बनोगे कि अगर आप कोई भी दिन प्रैक्टिस मिस नहीं करोगे, है ना। आप ज्यादा स्ट्रांग कब बनोगे, जब आपका बिल्कुल। बहुत मन कर रहा है प्रैक्टिस करने का, लेकिन आपको पता है कि आज शायद से मेरी बॉडी रेडी नहीं है ना। तो आपको अपने आप को एक लिमिट तक पुश करना है, बट देन आपको अपने अपनी सुननी है। क्योंकि देखिए इन दी एंड हमें प्रैक्टिस करके मजा आना चाहिए, है ना। वो एक प्रेशर या एक वो सजा नहीं होनी चाहिए कि ओ यार मुझे आज भी प्रैक्टिस पे जाना है। अगर हम इस माइंडसेट के साथ जाएंगे तो वो हमें प्रैक्टिस बेनिफिट नहीं करेगी, हम और क्या जितने मतलब, एक्साइटमेंट के साथ जाएंगे। बिल्कुल ये मेरे साथ भी होता था। ऐसा नहीं है कि मैं बचपन से इतनी लॉजिकल रही हूँ सपोर्ट को लेके या रेसलिंग को लेके, बट हाँ जितने टाइम पीरियड से मैंने रेसलिंग किया है, समझने लगे हैं, साइंस को समझने लगे हैं, क्योंकि साइंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज के दिन स्पोर्ट में। तो तब थोड़ा सा, क्योंकि पहले फिर हमारा भी कि लगे रहो टूटते रहो, इंजरी होता था, पता नहीं होता था कि हो क्यों रही है। हम सोचते अरे हमारा तो बैड लक है, अरे भगवान ने लिख दिया। बट कई बार क्या होता है, हम ओवरलोड कर लेते हैं अपनी बॉडी को, रोबोट की तरह चलते हैं हम कई बार, कि हम बैटरी चार्ज करने से चलते हैं या। बट वो थोड़ा सा टाइम ऑफ पीरियड के साथ में मुझे भी समझ में आया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग करते रहोगे तभी स्ट्रोंग होगे। कई बार ब्रेक लेना भी स्ट्रोंग होता है, वाह अपने आप ब्यूटीफुल। को। विनेश, पता है, आपसे बात करने से ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ एक बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी से बात नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत एक मेच्योर एक वाइज खिलाड़ी से बात कर रही हूँ। क्योंकि जैसे ये ना बहुत कम, सच्ची में बहुत कम फैक्टर है। बहुत एथलीट बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं बट उनको फिर भी रगड़ा ही लगता है, उनको फिर भी ट्रेनिंग ही लगती है। लेकिन आप कहीं ना कहीं ना स्पोर्ट्स को और अपनी परफॉर्मेंस को एक ओवरऑल नजरिए से देखते हो, है ना, कि ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है, रेस्ट भी बहुत जरूरी है, उसके अलावा और भी बहुत जरूरी है। सिर्फ एक ही चीज हमारी परफॉर्मेंस नहीं लेके आता है ना। तो डेफिनेटली। उससे आप बताइए कि आप अपने कोच, अपने ट्रेनिंग के अलावा आप और कौन से स्पोर्ट्स साइंस साइंटिस्ट का मदद लेते हैं, या आप किन्होंने आपकी परफॉर्मेंस में और आपको हेल्प करा है। और देखिए हर एक पर्सन का रोल होता है हमारे पीछे। एक एथलीट तो चलो मैट पे तो मैं ही देखती हूँ, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी टीम होती है, और बहुत अप्स एंड डाउन हम पीछे, मतलब वो टीम पूरा
संभाल के रखती है हमें उस टाइम पीरियड के लिए, मैट पे रेडी रहने के लिए। तो ट्रेनर भी होता है उसमें, फिजियोज भी होते हैं उसमें, साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं उसमें, न्यूट्रिशन भी होता है, तो सभी लोगों का एक अहम रोल है। चाहे हमारे घर में अगर कोई खाना भी बना रहा है, मम्मी बना रही है, चाहे कोई और हेल्पिंग मतलब हैंड है जो कर रहा है, तो वो उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है उस चीज में। तो मैं ऐसा मानती हूँ जितने भी लोग आपकी जर्नी में होते हैं ना, तो उनका हारने के बाद या हारने के बाद उन लोगों को उतना ही खुशी और उतना ही दुख होता है जितना एज एथलीट हमें होता है। एब्सोल्युटली, तो ये आपने बिल्कुल सही बोला। हाँ जी, और उसके साथ साथ आपने जैसे बताया भी था कि आप ओजीक्यू से जुड़े हुए हैं और आप पिछले हाँ जी, 4-5 साल से एक साइकोलॉजिस्ट के साथ भी टच में हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ज्यादातर माइंड ट्रेनिंग पे के ऊपर है ना, हाँ तो जी, हाँ जी। आपको उन साइकोलॉजिस्ट से कैसे मदद मिली, या आपने क्या स्किल्स के ऊपर स्पेसिफिकली काम किया? आई थिंक हमारे सारे व्यूअर्स वो भी सुनना चाहेंगे। वही कि जैसे मैं पहले से मानती थी ना कि बॉडी को तोड़ दो, करते रहो, काम करते रहो, तभी रिजल्ट निकलेगा, बॉडी की कभी सुनना नहीं है। और कई बार क्या होता था ना कि मैंने अपना इतना ट्रेनिंग कर दिया, मतलब मेरा लिमिट जहां तक था ना मैं उससे भी क्रॉस करी मैंने ट्रेनिंग में, लेकिन रिजल्ट्स जो मुझे चाहिए था वो कभी आया नहीं। जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैं इतने साल से ट्राई करी थी, मेरे को मेडल ही नहीं मिला, जबकि मुझे पता है मैं डिजर्व करती हूँ। सेम लड़कियों के साथ में अगर मेरे को आप प्रैक्टिस में ट्रेनिंग करवाओगे, मैं उनके साथ में विन करी हूँ, लेकिन कंपटीशन में मैं हार जाती हूँ। तो वो मुझे कभी फैक्टर समझ में नहीं आया। लेकिन जैसे जैसे मैं धीरे धीरे बात कर रही, वही कि माइंड फटिक जो होता है ना, वो बॉडी के साथ माइंड का भी फटिकनेस आता है। तो वो अगर आप उसको दूर नहीं करोगे तो एक प्रोग्रेस पे जाके आपका माइंड उधर ब्लॉक हो जाएगा, वो नई चीज एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी फुल है। तो उसको बिल्कुल, आपको बहुत सही। एम्पैथी करना जरूरी है। और एक मैंने ये सीखा था, जैसे मैं पहले रेसलिंग, घर पे आ गई तो भी रेसलिंग, खाना खा रही हूँ तब भी रेसलिंग, सो रही हूँ तब भी रेसलिंग, तो वो भी काफी टायरिंग हो जाता है आपके लिए। पूरे साल 365 डेज मतलब कंटिन्यूसली आप रेसलिंग का, तो वो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है कि आपके माइंड को थकाने के लिए लगा लो या बोर हो जाने के लिए एक ही चीज से। तो रेसलिंग करो, ट्रेनिंग में अपना पूरा 100% दे के आती हूँ, जितना मेरे में कैपेसिटी में दे के आती हूँ। एंड में से होता है कि भाई अब छोड़ दो मेरे को कैसे भी करके। तो हाँ। उस लेवल तक मैं ट्रेनिंग करती हूँ हर सेशन में, मतलब ट्राई करती हूँ कि मेरे मुंह से आखिर में ये निकले कि भाई अब छोड़ दो, अब मैं थक गई हूँ। तो उसके बाद माँ के घर पे, मतलब हाँ कभी जैसे सैटरडे संडे हो गया जब रेस्ट डे होता है, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है उस दिन, इसलिए मैं उस दिन रेसलिंग को ज्यादा प्रायोरिटी देती हूँ घर पे। अदरवाइज मैं इतना नहीं देती हूँ कि मैं टायरिंग हो जाऊं, मतलब रेसलिंग को लेके, या बोर हो जाऊं उस चीज को लेके। तो मैं इतना ज्यादा घुसती नहीं हूँ। फिर मैं घर पे आके जैसे बुक्स पढ़ लिया या कोई फनी कॉमेडी मूवी देख लिया, या सोशल मीडिया पे थोड़ा सा टाइम लगा दिया, तो थोड़ा सा वो हटके हो जाता है। तो बिल्कुल। फिर उस चीज में दोबारा घुसने में फिर मजा आएगा कि चलो अब इस चीज से मन भर गया, अब चलो अभी स्पोर्ट्स में अपने गेम पे ध्यान देते हैं। तो वो मैंने बहुत काफी अच्छा। इतने सालों में सीखा है। इसको ना जैसे हम कहते हैं माइंडफुलनेस, है ना। मैं एक बार दर्शकों को भी, जो भी व्यूअर्स हैं हमारे, उनको बता दूं कि जो विनेश कह रहे हैं वो एक बहुत सबसे वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल रहता है। उसका मतलब है आप जिस मोमेंट पे हो आप 100% वहीं पे ही हो। अभी हम अगर लाइफ पे हैं और अभी अगर हम सोच रहे हैं यहाँ पे बैठे बैठे अपने काम के बारे में, रेसलिंग के बारे में, इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे भी अपना 100% नहीं दे रहे और वहां के लिए तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल। तो आप जिस मोमेंट पे हो आप उस पे अपना 100% दो, और जब आप वहां से खत्म हो गया है तो आप नेक्स्ट काम पे अपना 100% दो। क्योंकि देखा जाए जो हमारा ज्यादातर प्रेशर आता है वो आता है अपना फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए, है ना। ज्यादातर खिलाड़ी, अगर हमारा कल टूर्नामेंट है, जितना ज्यादा हम सोचेंगे कि मेरी कल की परफॉर्मेंस कैसी है, मैं कल अच्छा खेलूंगी बुरा खेलूंगी, तो प्रेशर आएगा, है ना। या मैं अपनी पुरानी परफॉर्मेंस के बारे में सोचूंगी कि यार मैं पिछले टूर्नामेंट में अच्छा नहीं खेल पाई या मैंने कैसा किया, तो उससे हमें और ज्यादा थोड़ा सैडनेस आती है। तो हम जितना ज्यादा आज में रहते हैं उतना ज्यादा हम अपने माइंड को फ्रेश रख सकते हैं और हम और ज्यादा पॉजिटिव रह सकते हैं, है ना। यही था ना विनेश बिल्कुल। हाँ जो आप मतलब कन्वे करना? आप थोड़ा सा और बेटर लैंग्वेज में समझा नहीं नहीं, पाओगे। मैं आपने एज क्योंकि एथलीट बहुत मतलब अच्छे मैं आपने बहुत अच्छे अपने एक्सपीरियंस के तौर पे बताया, तो मेरे को वही था कि मैं एक बार उनको साइकोलॉजिकल इंस्टिंक्ट से भी हाँ बता जी, दूं। हाँ जी, वही सब व्यूअर्स के वही। पास दोनों तरीके हो जाएंगे, है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ विनेश, आपकी अभी तक की अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस आपको कौन सी लगती है, जहां पे आपको लगता है कि आपने अपना पर्सनल बेस्ट दिया अभी तक? 2014 में एशियन गेम्स हुए थे। जी।
तभी मैं सीनियर में नई थी बिल्कुल ही, मेरे को बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था कैसे टेक्निक लगानी है। हाँ मैंने मतलब मैं इतनी ट्रेनिंग करती थी, बस मेरे को ये था कि सामने वाले को जाके जैसे टक्कर मारनी ना बैल जैसा, मैं वैसा करती थी। मतलब एक एक होता है ना कि एक तो होता है कि एक्सपीरियंस एथलीट अलग से दिख जाता है, एक होता है कि जिसने नई रेसलिंग स्टार्ट की हो उसका मूवमेंट आपको अलग ही दिख जाएगा। तो मैं वैसे थी। कॉमनवेल्थ गेम्स में जैसे ही मैं जीती, मुझे नहीं पता मेरे में क्या चेंज हुआ, मैं क्या सीखी 2 महीने के अंदर ही। जब एशियन गेम्स हुए मैं एकदम से इतनी मैच्योर एथलीट की तरह लड़ गई ना, तो मैंने खुद का जब मैच आज भी मैं देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ ये मैंने कैसे कर दिया। मतलब मैंने, और ऐसा भी नहीं कि मैंने बहुत वर्क किया उस चीज के ऊपर कुछ, बट हो गया वो। तो वो देख के मुझे थोड़ा काफी प्राउड होता है अपने आप पे कि अरे मतलब एकदम से 2 महीने पहले क्या रेसलिंग किया, एकदम से मैंने इतना टेक्निकली साउंड के साथ में मैंने ट्रेनिंग किया। तो वो टाइम पीरियड मेरे लिए प्राउड की बात होती है उस टाइम पे, क्योंकि जब छोटे होते हैं ना तब आप में इतनी समझ नहीं होती है टेक्निक को समझने का या अपोनेंट को रीड करने का, तो वो काफी चीजें अभी जो मुझे आती है उस टाइम पे नहीं आती थी। लेकिन वो जो मैच थे ना वो आज के कंपैरिजन के मैच है मेरे, जब मैं इतनी सीनियर हूँ या एक्सपीरियंस मेरे पास आ गया है, तो उस लेवल के मैच मैंने उस टाइम पे खेले हैं। क्या बात है। तो जो भी हमारा अभी लाइव देख रहे हैं वो सब विनेश की 2014 की कॉमनवेल्थ बाउट जरूर देखना, ठीक है, एशियन क्योंकि गेम्स। विनेश की एशियन गेम्स की बाउट जरूर हाँ जी। देखना, क्योंकि वो विनेश की बेस्ट परफॉर्मेंस उनके हिसाब से रही है। हाँ क्योंकि क्या जी। होता है जब हम, अब क्या होगा ना, उस टाइम आपने एकदम से इतनी स्काई रॉकेट परफॉर्मेंस करी, अब आप एक्सपेक्ट भी अपने आप से यही कहीं करते हैं ना, तो बिल्कुल बिल्कुल एक्सपेक्टेशन से आप अपना 100% दे देते हैं, लेकिन उस समय आपने अपनी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज्यादा बेहतर किया है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। और विनेश, एक मतलब ना, मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊं, अभी ओलंपिक्स के बाद क्या हुआ, क्योंकि अब साइकोलॉजिस्ट हैं, स्पोर्ट्स में है ना, तो स्पोर्ट्स का बहुत क्लोजली इन टच रहते हैं। तो बिल्कुल ओलंपिक्स में जो भी इंसिडेंट्स हुआ ना, मैं सच बताऊं तो मैं आपको ना पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज करने वाली थी लिख के कि विनेश, मेरे को पता है लोग बहुत चीजें बोल रहे हैं, बट मैं अगर जेन्युइनली आपको दिल से बताऊं, मुझे पता है खिलाड़ी के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है ना, अपना 100% देना। और बिल्कुल। अगर इतने पार्ट हैं लोग जो बोल रहे हैं कि जो भी उन्होंने बोला, क्रिटिसाइज किया, जी। बट पूरे देश में बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी तक आप पे बहुत गर्व करते हैं, और उन्हें पता है कि आपने अपना 100% दिया है ना। बट कहीं ना कहीं मैंने फिर इसलिए नहीं भेजा, मैंने कहा कहाँ देखेंगे स्टफ लाइक दैट, बट मैं आज ये इस मंच पे ये चीज आपको कन्वे करना चाहती हूँ। लेकिन उसके साथ साथ विनेश, क्या होता है कि जो नेगेटिव चीजें आती है ना, वो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा आ जाती है एकदम से, है ना। बहुत ज्यादा डेफिनेटली, मतलब बहुत कई बार टायरिंग होता है कि कई बहुत। बार पॉजिटिविटी भी बहुत होती है, ऐसा नहीं है, जब जीतते हैं तभी, लेकिन वो हारने के बाद वो पॉजिटिविटी होना बहुत जरूरी है एज ए एथलीट। और मैं नहीं मानती कि एज ए एथलीट, चलो आप एज ए ह्यूमन बीइंग कम से कम, चलो आप हमें क्रिटिसाइज करो परफॉर्मेंस को लेके करो, लेकिन इतना मत बोलो कि एज ए एथलीट हमें ये लगे कि भाई हमने इस सपोर्ट में आके या हमने अपने देश को रिप्रेजेंट करके कोई गलती कर दी क्या। उस एग्जैक्टली। लेवल तक मत करो, तो बैड डे और गुड डे सबका होता है, सभी की बिल्कुल। जिंदगी में आता है। और ऐसा मतलब मैं बोलूँ अपने आप को लकी बोलती हूँ मैं अभी भी, क्योंकि रियो में भी मेरे साथ ऐसे हुआ था, उसके बाद भी इतने लोग मेरे साथ खड़े थे। और अभी मैं टोक्यो की बताऊं तो मेरे को नहीं लगता था कि लोग साथ खड़े होंगे, क्योंकि इतना सब कंट्रोवर्सी कर दिया मेरे नाम पे, इतना नेगेटिव बोला जा रहा है। पता तो मुझे है, मेरे आसपास लोगों को एग्जैक्टली। पता है कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या है, एक्चुअल में क्या चला है, क्या कहानी है, क्या स्टोरी है पूरा। लेकिन लोग तो जी। वही जो दिखता है वही बिकता है टाइप हो दिखता गया है। ना। तो लेकिन फिर इतने लोगों के ईमेल्स आए ना, मतलब मैं इतना प्राउड फील कर रही थी अपने आप पे कि मैंने मेडल नहीं, लेकिन मैंने ये लोग कमाए हैं अपनी जिंदगी में इस सपोर्ट को चुन के या अपने देश को रिप्रेजेंट करके। और वो लोग मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, जबकि वो नेगेटिव लोग मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, मैं जानती भी नहीं हूँ। जो पॉजिटिव लोगों ने जो मेरे को मेल्स भेजे हैं, जो एक्चुअल में मुझे फॉलो कर रहे हैं इतने सालों से, जो एक्चुअल में रेसलिंग को समझते हैं, या मैं बोलूँ एक्चुअल में एक एथलीट को एज एथलीट किसी भी स्पोर्ट में वो अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई कितना एफर्ट लगता है या किस लेवल तक एथलीट अपना देते हैं। तो वो लोग मतलब चलाते हैं हमें एज ए एथलीट, जानते हैं हम उन्हें भी नहीं है, मैं किसी को नहीं जानती उनमें से जिन्होंने ईमेल्स किए हैं। इतने बड़े बड़े ईमेल्स मेरे पास आए हैं, मैसेजेस आए हैं इंस्टाग्राम पे। तो वो चीज देख के प्राउड होता है कि चलो और देखो, ऐसे भी लोग वो हैं जो मैसेज भेजना चाहते थे बट भेज नहीं पाए, ठीक है। भेज तो नहीं पाए, ऐसे भी कितने तो कितने वो लोग हैं देश में। हाँ। तो वो एज ए एथलीट मुझे लगता है वो मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट होती है हमेशा,
कि आपने क्या कमाया है, तो आपको कहीं ना कहीं अगर आपने भेजने की सोची है कुछ भी, तो लेकिन आपको कहीं तो विश्वास होगा ना कि इस एथलीट ने अपना दिया है, कुछ तो दिया है। और वो बिल्कुल अंडरस्टैंड करना ही बहुत बिल्कुल। बड़ी बात होती है। अगर लोग उसको समझ रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हाँ भाई इसने किया है, चलो इसका दिन नहीं था या नहीं कर पाया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम इसके साथ खड़े हैं। बहुत तो वो बहुत वो बेहतरीन। इन्वायरमेंट बहुत जरूरी है जो एथलीट। और उसके साथ साथ पता नहीं, मतलब मुझे लगता है लोगों को पता है बट फिर भी नहीं समझ रहे हैं कि कोई एथलीट जो, मान लो अगर विनेश पिछले 20-21 साल से ट्रेनिंग कर रही है ना, या कोई भी एथलीट बचपन से ही बहुत टाइम से बिल्कुल ट्रेनिंग करता है, बिल्कुल। तब हम उनको जाके एशियन, कॉमनवेल्थ, ओलंपिक्स में देखते हैं, ठीक है, तो वहां जाके किसी को भी हारना अच्छा तो नहीं लगेगा ना, और ऐसा तो नहीं है ना कि उनको मजा आ रहा है हारने में। हम वहां पे खिलाड़ी जाके अपना 100% देने का ही तो सोचेगा, है ना। तो उसके कोई भी बावजूद अगर बिल्कुल कोई भी एथलीट है ना, हार जाए ना, उसके बाद उसके ऊपर कैमरा होना चाहिए, उसके बाद की सिचुएशन देखो एथलीट के साथ में क्या होता है। कोई 24 आवर्स अगर उसको लाइव दिखाने वाला हो ना, तब वो एथलीट की जिंदगी असल में कोई देख पाएगा कि वो एथलीट किस दौर से गुजर रहा है, हारने के बाद में और जीतने के बाद भी। हम जीत जाते हैं उसके बाद भी हम लेट गो करते, ठीक है जीत गए, अब नेक्स्ट कंपटीशन पे चलते हैं। हार गए तो उस हार से मतलब नेक्स्ट कंपटीशन पे जाना, वो कितना, हमें पता है कितना देना पड़ता है अपना, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली कितना ड्रेन हो जाते हैं हम उस लेवल को दोबारा से पकड़ने में। तो कोई भी हारना नहीं चाहेगा, ये पता है कि भाई यहाँ से उठना बहुत मुश्किल है भाई। अगर एक बार हार गए तो दोबारा जीतना, वो इंकरेज करना खुद को, वो हिम्मत लेके आना, वो काफी डिफिकल्ट होता है। और वो शायद लोग समझते नहीं है कि मतलब नहीं, एज एथलीट हमें समझते भी करना ही हैं, मैं चाहिए। मेरे को लगता है समझते भी हैं, बट फिर वही है ना, हमें उंगली उठाने में टाइम नहीं लगता। और उसी के साथ साथ पता है, मैं अगर आपको बताऊं, मेरे पास जब भी मैं किसी एथलीट के साथ काम करती हूँ तो मैं पूछती हूँ अक्सर उनसे कि आपके फेवरेट एथलीट्स कौन है ना, किनको आपको आपके रोल मॉडल है। तो फॉर एग्जाम्पल वो मुझे बोलते हैं विनेश, तो सबसे पहले मैं उनको क्या बोलूंगी, आप चलो उनके डाउनफॉल्स के बारे में ला के दिखाओ मुझे नेक्स्ट सेशन में। क्योंकि हम क्या होता है ना, हम एथलीट जो हमारे रोल मॉडल्स होते हैं, हम उनका सिर्फ टॉप देख रहे हैं, ओ गोल्ड मेडल, ओ गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन जो बिल्कुल। नीचे उनका सैक्रिफाइस है, उन्होंने किन किन परिस्थितियों से वो ऊपर उठे हैं। आप जब इंजरी के बाद, जब लिटरली आपकी एक करियर थ्रेटनिंग इंजरी थी, ठीक है, उसके बाद आप जब वापस आए, आपने मेडल्स जी, आपने अपनी अच्छी इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस करी है ना, वो वाला फैक्टर हम देखते ही नहीं है। तो हमें सिर्फ टॉप पे अगर एथलीट को सपोर्ट करो ना करो, क्योंकि उनके पास तब बहुत सपोर्ट है ना, लेकिन आप उनके प्रोसेस में, उनके डाउनफॉल में सपोर्ट नहीं कर रहे हो ना, तो फिर तो टॉप पे सपोर्ट करने का भी फायदा नहीं है। लेकिन उसी के साथ मेरे को लगता है हमें पूरे प्रोसेस को देखना चाहिए एक खिलाड़ी के, वो इतनी मेहनत कर रहा है दिन और रात, उन्होंने, हाँ जी। मुझे लगता है एज एथलीट कोई आपकी प्रोसेस को देखना ही नहीं चाहता है, वो इतना टायरिंग होता है, वो इतना एग्जॉस्टिंग होता है, मतलब तिल तिल करके मरना होता है ना। जैसे हमारे साथ में जो भी लोग, जैसे फिजियो लगा लो, न्यूट्रिशन लगा लो, जो भी लोग देखते हैं ट्रेनिंग सेशन, जैसे एक दिन का मैं बताती हूँ, मेरी मम्मी कभी मेरा ट्रेनिंग नहीं देख सकती, कभी नहीं देख पाती। तो एक बार मैं नेशनल कैंप में थी, मैं अपनी मम्मी को अपने साथ लेके गई थी, तो मम्मी ने उधर ट्रेनिंग, मम्मी मेरी लिटरली आके रूम में रोने लग गई कि तुम कितनी मेहनत करते हो बेटा, इतनी मेहनत करते हो, मतलब हम तो कुछ भी नहीं है, जैसे बोलते ना घर पे हम तो कुछ भी नहीं। वो रोने, मैं रो क्यों रहे हो, बोला कि इतनी मेहनत करते हो और फिर हारते हो तो भाई इतना दुख होता। मतलब मेरी मम्मी जिसने इतना तो उन्होंने स्ट्रगल देखा, उनको पता है कि मेरी बेटियां कितना कर रही हैं, या क्योंकि उन्होंने बचपन से देखा ना मैं किस लेवल से उठ के हम आए हैं। तो जिन लोगों ने बिल्कुल देखा है वो लोग प्रोसेस पे, वो जब हम जीत जाएंगे ना उस प्रोसेस पे प्राउड भी करेंगे कि हम इनका हिस्सा रहे हैं ना कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और एज और मुझे एथलीट जब लगता है हमारी कोई प्रोसेस में साथ देता है ना, तो वो उसके बाद हम उनको अप्रिशिएट करने में हिचकिचाएंगे नहीं। बिल्कुल तो बिल्कुल हम एग्जैक्टली। ओपनली आके बोलेंगे कि इन लोगों ने हमारा इस प्रोसेस में साथ दिया है, इस डाउनफॉल में साथ दिया है, या इस जर्नी में साथ दिया है। तो वो एज ए ह्यूमन बीइंग आपके लिए भी प्राउड होगा जितना हमारे लिए जितना प्राउड होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी तरीके से आपने बात बताई, जैसे आपने माँ का एग्जाम्पल बताया इतना छोटा, वो तो हम, वो सबसे ज्यादा हमें प्यार, सबसे ज्यादा हमें समझती माँ है ना। लेकिन